प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया था कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग गरीबी और अभाव में भी प्रसन्न रहते हैं और कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। जीप और आगे बढ़ती है। ये लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में बहुत सारे स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे स्कूल जाते हैं और वह भी 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ 1 या 2 स्कूल हैं। स्कूल से लौटकर ये बच्चे अपनी माँ के साथ काम भी करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। जैसे जैसे जीप ऊपर जा रही थी, खतरे और अधिक बढ़ते जा रहे थे। रास्ता संकरा होता जा रहा था। इंच भर भी जीप इधर उधर खिसकी कि सीधे नीचे खाई में। तो इस तरह से खतरा बहुत अधिक बढ़ रहा था और रास्ते में जगह जगह सरकार की चेतावनियों के बोर्ड भी लगे हुए थे जो खतरों से इन्हें सतर्क कर रहे थे। कई जगह पर लिखा था कि गाड़ी धीरे चलाएं, बच्चे घर में आपका इंतजार कर रहे हैं। सूरज ढलने पर पहाड़ी औरतें गाय को चराकर लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। इसके बाद अब जीप चाय के बागानों से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां लाल रंग की बोकू पहने, बोकू एक प्रकार का सिक्किमी ड्रेस है, सिक्किमी परिधान है, तो वे बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। घने हरियाली के बीच लाल रंग डूबते सूरज की रोशनी में इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहे थे। लेखिका इतना प्राकृतिक सौंदर्य देखकर खुशी से चीख पड़ी। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग में ठहरे थे। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान मिटाकर तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। उस वातावरण में अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपनी लय, ताल और गति में कुछ कह रही थी, जिनके साथ हमारी पीढ़ी ने बहुत अधिक खिलवाड़ किया है। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत ही जानदार नृत्य प्रस्तुत किया। लायुंग के लोगों की जीविका का प्रमुख साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब का व्यापार था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ का नामो निशान तक नहीं था। वे लोग उस समय 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, पर प्रदूषण के चलते स्नोफॉल कम हो गई थी। एक सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि कटाओ में बर्फ देखने को मिल सकती है।
कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाओ को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाने के कारण अपनी प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाओ का सफर 2 घंटे का था। कटाओ का रास्ता बहुत खतरनाक था। धुंध और बारिश के कारण जितिन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी दूर जाने पर अब मौसम साफ हो गया था। मणि कहने लगी कि यह स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर है। अब कटाओ उन्हें दिखने लगा था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। कटाओ पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। बर्फ देखकर सभी यात्री झूमने लगे थे। लेखिका का मन बर्फ पर चलने का हो रहा था, परंतु उनके पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे और वहां पर किराए पर भी लेखिका को जूते नहीं मिल सकते थे, क्योंकि कटाओ कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इसलिए वहां पर मकान, दुकान इत्यादि नहीं थे। लेखिका फोटो खिंचवाने की अपेक्षा वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उन्हें लग रहा था कि यहाँ के वातावरण में ही ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि दार्शनिकों की तरह कहने लगी कि ये हिम शिखर पूरे एशिया के लिए जल स्रोत हैं, यानी ये हिम शिखर पूरे एशिया को पानी देते हैं। प्रकृति बर्फ के रूप में सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा कर लेती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर लोगों की प्यास बुझाती हैं। प्रकृति कितनी अद्भुत तरीके से जल संचय कर लेती है। नदियों और हिमशिखरों का हम पर कितना ऋण है। थोड़ा आगे बढ़ने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। थोड़ी ही दूरी पर चीन की सीमा थी। फौजी कड़कड़ाती ठंड में जब तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, अपने शरीर को कष्ट देकर भी हमारी रक्षा कर रहे थे। चूंकि वह बहुत ही खतरनाक इलाका था और वहाँ ठंड बहुत अधिक पड़ती थी, फिर भी ये देशभक्त फौजी अपने देश की रक्षा बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वहां वैसाख के महीने में भी बहुत ठंड थी। वे सोचती हैं कि ये फौजी पूष और माघ अर्थात दिसंबर जनवरी की ठंड में किस तरह रहते होंगे, जबकि वहां पर उस समय पेट्रोल के सिवाय सब कुछ जम जाता है। वास्तव में ये फौजी अपने सुखों का त्याग करके हमारे लिए शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं। अब ये लोग लायुंग वापस लौटकर युमथांग की ओर रवाना होते हैं।
रास्ते में पूरी घाटी प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूलों से भर गई थी। यूमथांग आकर उन लोगों को वहां सब फीका फीका सा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बहुत अधिक बर्फ देखा था। यानी कटाओ में उन्हें बहुत अधिक बर्फ देखने को मिला था, उसकी अपेक्षा यूमथांग में बर्फ नहीं था, इसलिए उन्हें वहां पर सब कुछ फीका फीका सा लग रहा था। वहां चिप्स बेचने वाली एक सिक्किमी युवती द्वारा अपने आप को इंडियन कहे जाने पर लेखिका को बहुत खुशी होती है। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जैसे ही वे लोग जीप में बैठते हैं, एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान हो गई। उन्हें लगा कि इन पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। लौटते हुए जितेन ने कई और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। रास्ते में उसने एक जगह पर एक पत्थर दिखाई और बताया कि इस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। फिर उसने बताया कि यहाँ पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उसने बताया कि वे लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हैं। वे गैंगटोक को गंतोक कहते हैं। गंतोक का अर्थ है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों में टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को दिया जाता है। लेखिका को लगता है कि मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। धन्यवाद।